welcome to my show The Mother, Daughter and Followers. आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट. Yes, he is Devendra Jain and he is here with his ideology. So let's welcome him. Welcome sir to my show and I'm so glad कि आज आप मेरे साथ आए हैं. आप भी राजस्थान से हैं, मैं भी राजस्थान से ही हूँ. And let's talk about कि आप एक्चुअल में जो आपकी लाइफ जर्नी रही है, लाइक यू आर अ जैन, डेफिनेटली आप यहीं से हैं, मिट्टी यहीं की है, बट आप किस तरह से आपने अपने लाइफ में जो ग्रो किया और आज आप सीए हैं, राइट? और आप बहुत कुछ करते हैं, इंसॉल्वेंसी से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके काफी कुछ. आपका एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है जो कि मेरे लिए ऐसा है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट्स. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट सर. टेल मी अबाउट योर लाइफ जर्नी एंड कैसे आप यहाँ तक पहुंचे. लाइफ जर्नी में ऐसा मेरा जो बर्थ प्लेस है जयपुर है और मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, क्योंकि मेरे पापा जो थे गवर्नमेंट में सर्विस करते थे, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में जी. और वहीं से हमारा पूरा जयपुर में एजुकेशन हुआ. और उस टाइम जब ये होता है ना कि पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो उनका भी है कि उनका लड़का भी ठीक है पढ़ लिख के और एक कंपटीशन एग्जाम दे दे और कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर ले क्योंकि सिक्योर जॉब है जैसा कि. लेकिन मेरा शुरू से सपना कुछ अलग था, मुझे कुछ अलग ही करना था. मुझे मतलब वो रूटीन जॉब या ऐसा मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. तो मैंने कहा भी मेरे पास अभी कुछ भी ऐसा नहीं है क्योंकि कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि मैं कोई बिजनेस कर सकूं, क्योंकि फंडिंग वगैरह कुछ भी ऐसा है नहीं. मैंने कहा मैं अभी मेरे पास एक ही हथियार है कि मुझे कुछ एजुकेशन में, तो उस टाइम सीए, डॉक्टर्स और इंजीनियर 3 क्वालिफिकेशन ऐसी मेन होती थी जो लोग करते थे, या तो सीए करेगा या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा. तो उस टाइम सीए का बड़ा क्रेज था और पास आउट करने के बाद एक काफ़ी अच्छा उसको पोर्टफोलियो मिलता था. तो मैंने भी उसको अपना ठान लिया कि मुझे ये करना है. और उसमें मेरे को तकलीफें भी बहुत आई, जैसे मैं बीमार भी हो गया मेरे को जब मेरे एग्जामिनेशंस थे. लेकिन उसके बावजूद मैंने अपना वो नहीं छोड़ा और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीए क्लियर किया. Oh, that's mind blowing. I would say. जो हार्डली 2% रिजल्ट निकलता था उस टाइम पे, तो मैं उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया. And this is one of the toughest exams, I must tell. और मेरा उस टाइम एज रहा होगा 21 years. Wow, first attempt. Yeah. That's amazing. के बाद लाइफ सेटल हो गई, लगा सीए बन गए तो बहुत अच्छा हो गया. ये तो मतलब काफी अपन ने किला जीत लिया और काफी अब तो लाइफ अपनी बढ़िया रहेगी जी. लेकिन उसके बाद जो स्ट्रगल चालू हुआ, तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि डिग्री होना से मतलब नहीं है. आपका एकेडमिक तो ठीक है, आप बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद जब आप फील्ड में आते हो काम में, तो आपका वहाँ टैलेंट बोलता है, आपके कंपटीशन होते हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, आप पहचानना है उनको, उसको ग्रो करना है. तो जैसे जयपुर का जो ओरिजिनल माइंडसेट अभी भी देखते हैं कि होम सिकनेस टाइप रहता है कि नहीं, यहीं कहीं रहें और यहीं पे जॉब करें और यहीं पे घर पे रहें. लेकिन मैंने कहा मुझे ऐसे सीए नहीं करना. एक्चुअली देवेंद्र जी, आपको नहीं लगता यही माइंडसेट लोकल काफी ज्यादा यही है राजस्थान का, यही माइंडसेट है, तो बाहर नहीं निकलना चाहता वो. फैमिलीज जाने नहीं देती है, राइट? अपने बच्चों को वो चाहते हैं कि यही पढ़े, यही बड़े हुए और काम करें, ठीक है जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है, मतलब दे आर हैप्पी विद इट. तो मेरे को वो समझ में नहीं आया कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं रह सकता. तो मैंने शुरू में, क्योंकि कोई ऑप्शन था नहीं, प्रैक्टिस के लिए भी काफी वो चाहिए होता है, एक पेशेंस और टाइम पीरियड. तो उस टाइम में मैंने स्टार्टिंग में मेरे को बिरला में जॉब मिला, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज में. तो मैंने इमीडिएटली उस टाइम ज्वाइन किया और वहाँ मेरा बाहर जाना हुआ, मतलब जयपुर में नहीं था. तो वो फर्स्ट मेरा आउट ट्रिप था जॉब के हिसाब से. सीए में भी मैंने काफी बाहर गया था क्योंकि सीए में भी हमारी ऑडिट्स अलग अलग जगह थी, लेकिन वो एक डिफरेंट था क्योंकि वो एक फिक्स एनवायरनमेंट, फिक्स डेज के लिए जाना है. लेकिन ये एक लॉन्ग टाइम के लिए पहली बार घर से बाहर गया और वहीं पे कॉलोनी वगैरह होती थी तो वहीं रुकना होता था.
वो जो टफ पीरियड था कि कहाँ आ गए, कहाँ पे अपन एक कंफर्ट जोन में थे, घर में थे, सब था, लेकिन बड़ा विचित्र। तो मुझे वो सर्विस का वो समझ में ही नहीं आया क्या सर्विस करना है, मतलब यही एक रूटीन जॉब है, सुबह से उठना है, वो शाम तक वो काम करना है, रिपोर्ट बनाना है, तो वो चैलेंज नहीं था। तो वो क्योंकि जो चैलेंज नहीं हो ना, तो वो मुझे मजा ही नहीं आता है कि जब तक, क्योंकि कुछ अचीव, आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने कुछ अचीव किया है। करेक्ट। सेट पैटर्न में आप नौकरी कर रहे हो, तो मैंने कहा यहाँ अपना कुछ जमेगा नहीं। फिर मेरे को एक छोटी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिली, वहां गया मैं भीलवाड़ा। हाँ, 1-2 साल काम किया वहां पे, मैंने थोड़ा सा, मेरी अच्छी पोजीशन थी, काम काफी किया मैंने जी। फिर मुझे सडनली टाटा एक्सपोर्ट्स में भी जॉब मिला। वाओ। अब टाटा एक्सपोर्ट्स का नाम बहुत बड़ा था, बिल्कुल, काफी बड़ा लोगों ने ब्रांड चढ़ा है। दिया कि यार इतने बढ़िया है, तेरा जॉब लग गया, जाना चाहिए जाना चाहिए। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं गया भी, वो छोड़ के जॉब मैं गया भी, और मैं विद इन 2 मंथ्स में उधर से रिजाइन कर दिया। क्योंकि वो ऑटोनोमस, मतलब वो इस टाइप का एक जॉब है कि आपको एक जगह बैठा दिया। मैंने कहा मैंने सीए किया, डिग्री ली, मेरा क्या यूज हुआ यहाँ पे आके। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही मुद्दे वाली बात है कि आपकी अगर डिग्री यूटिलाइज नहीं हो रही है तो तो you don't feel that self satisfaction। तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो इस तरीके से मेरा स्टार्टिंग जो करियर रहा ना, 4-5 साल का, वो काफी स्ट्रगल वाला रहा कि कभी ये जॉब, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि क्या करना है मेरे को। मैं सूरत गया, इंदौर रहा, फिर अल्टीमेटली मुझे अहमदाबाद में एक अपॉर्चुनिटी मिली, और वो एक सिक ग्रुप था, मतलब दे आर फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड में थे, और उनको काफी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे बिजनेस में, और बड़ा ग्रुप था। तो मैंने सोचा कि भाई चलो मैं ज्वाइन करता हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा, और वहां पे मैंने ज्वाइन किया। मेरे को पता था कि ये ग्रुप ऐसा है, तो मैं जान के ही आया था जी कि कुछ करने को मिलेगा जी। और वाकई में वो जो काम करने का जो मजा आया, प्रमोटर्स भी इस तरीके के थे कि उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया। तो वो 4 साल में हमने उस पूरे ग्रुप को रिवाइव कर दिया, जो भी लीगल टर्म्स में या जिस तरह की फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करके प्रॉपर्ली उसको जो डूब रहे थे उसको बाहर निकाला। तो वो एक मेरी, फिर वो एक लाइन मेरी सेट हो गई। तो बेसिकली वो पहला इंसॉल्वेंसी वाला, पहला इंसॉल्वेंसी नहीं था उस टाइम, इंसॉल्वेंसी कुछ था ही नहीं, वो तो ग्रुप था, एज ए जॉब मैंने ज्वाइन किया था। उसको जो रिकवर आपने किया वो एज ए जॉब मैंने किया, एज ए जॉब किया। लेकिन फिर बाद में आपने फिर वहां पे वहीं से फिर मैंने अपना खुद का प्रैक्टिस चालू किया इसी सेक्टर में। तो ऐसे बहुत थे, क्योंकि जब उसकी उन प्रमोटर्स भी बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने भी अपने फ्रेंड सर्किल, उनके सर्किल में बोला भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस टाइप के कई ग्रुप्स मेरे पास आए जिनको बैंकिंग प्रॉब्लम था, रिस्ट्रक्चर कराना है, कोर्ट से कोई रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम पास करानी, रिहेबिलिटेशन स्कीम करानी है। उस टाइम BIFR होता था, एक बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन जी, तो वहाँ पे सिक कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होता था। तो इस तरीके से वो मैंने काम किया। तो उस काम को ही फिर मैंने एक अपनी पहचान बनाई, और उसी काम में मैं लगातार इन्वॉल्व रहा। तो वही हुआ कि फिर जब 16 में IBC आया, तो IBC में भी फिर मेरे को तुरंत अपॉर्चुनिटी मिली जी। और इस तरीके से काफी मेरे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और सब चीजें हुई। इस पीरियड में मैंने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे। मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब मैं, क्योंकि मारवाड़ीज में तो होता ही है कि भाई इधर CA किया, नौकरी लग गई, चलो शादी करो। मेरी शादी भी 22 साल की एज में हो गई थी। तो सेटल हो गए धीरे धीरे, जहाँ भी जाते थे वाइफ का भी बहुत सपोर्ट रहा। जैसे भी पीरियड था हमने साथ निकाला अच्छे से, बच्चे भी हुए। तो इस दौरान आप कहाँ थे? इस दौरान ये जो आपकी जर्नी रही है, हाँ, तो मतलब बता रहा हूँ मैं, जैसे 1-2 साल भीलवाड़ा रहा, तो राजस्थान फिर उसके बाद इंदौर रहा। ओके, इंदौर में मैं तो 3-4 साल तो रहा था ना हाँ, आपका? फिर गया मैं सूरत में 1-2 साल काम किया। फिर टू लास्ट 26 ईयर से आई एम सेटल्ड एट अहमदाबाद। तो दैट्स योर, मतलब मेजर जर्नी आपकी अहमदाबाद की है, अगर मैं ये बोलूं तो वो सही रहेगी, राइट? हाँ, और अहमदाबाद में भी ऐसा नहीं कि, देखो क्या होता है लाइफ में, कब अप्स डाउन आते हैं पता नहीं। हम सोचते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए, मैं एक स्टेज तक पहुंच गया था, एक नंबर 1 कंसल्टेंट की पोजीशन में पहुंचा, लेकिन सडनली कुछ मेरे को वो हुआ कि नहीं, मुझे कुछ एक नया कुछ और करना है। कोई अपना, उस टाइम ऑनलाइन पोर्टल वगैरह का कुछ मैंने कंसेप्ट रेडी किया,
उस आइडिया को मतलब काफी सपोर्ट भी मिला, सबने अप्रिशिएट भी किया, एक्स बैंकर जो भी से एमडीज वगैरह सब में मैंने काफी डिस्कस भी किया और उसको मैंने लॉन्च किया उस प्रोडक्ट को। अब क्या था, इनिशियल जब उस टाइम में जब लॉन्च किया था 2011, उस टाइम में क्या कैपिटल मार्केट को इतना ज्यादा नहीं था, इन्वेस्टमेंट कहीं मिल नहीं रहा था न्यू, जैसे अभी तो बहुत स्टार्टअप्स वगैरह के लिए काफी इन्वेस्टमेंट मिल जाते हैं, तो उस टाइम कोई इन्वेस्टर आया नहीं साथ में और उसमें फंड की बहुत जरूरत थी। तो कुछ एक मुंबई में एक पार्टी थी, तो उन्होंने कहा कि भी थोड़ा बहुत फंड है, अपन लगाते हैं, चलो काम करो। तो हमने चालू किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। काम बहुत अच्छा था, कंसेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें शायद हो सकता है हमसे कुछ गलती भी हुई होगी कुछ डिसीजन लेने में या कुछ। तो हमने बहुत जल्दी एक्सपांशन करने की सोची उसको कि नहीं, मेरे को अहमदाबाद ही नहीं करना, मुझे पूरे इंडिया कवर करना है, इवन मेरे को दुबई में भी सेटअप करना है। इस तरीके से बहुत अच्छा मेरे को ऐसा लगा कि भाई बहुत बढ़िया ये नए ही प्रोडक्ट में लेके आया हूँ जी। लेकिन वो कुछ somehow it didn't work. हाँ, लेकिन उन्होंने फिर वो पोजीशन मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाया, कहीं मैं स्टकअप हो गया। डेफिनेटली मे बी वो सही टाइम नहीं था, तो हर चीज वो टाइमिंग सही नहीं था, वो टाइमिंग सही नहीं था, स्टकअप हो गया। और बहुत से रीजन से स्टकअप के साथ में काम करने वाले, लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देता कि जो था वो शायद मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था, तो कोई बात नहीं। लेकिन वो पीरियड एक ऐसा पीरियड था जो मेरा लाइफ का टफेस्ट पीरियड था, जहां मैं एक स्टेज पे पहुंच गया था और उसके बाद में सडनली इतना ब्रेकडाउन हो गया। जो काम मैं खुद यही करता था कि कैसे लोगों को उबारना है, तो तब मैंने रियलाइज किया, मतलब काफी परेशान हुआ। मैंने कहा क्या, जब मैं लोगों का करता हूँ तो मेरा क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज वो आपकी स्ट्रेंथ है, तो वो मेरी स्ट्रेंथ है। ये जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको फिर आपने खुद के लिए कैसे यूज किया? वही था कि जब स्टार्टिंग में जब ये प्रॉब्लम चालू हुई, प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो शायद उसको करने की नौबत आ जाती, ऐसा भी सिचुएशन था और कंप्लीटली। लेकिन मैंने उसको बहुत हिम्मत से काम लिया और मतलब बहुत पेशेंसली उसको हैंडल किया, और उस टाइम पे किसी को भी मैंने अवॉइड नहीं किया, किसी को भी अवॉइड नहीं किया कि भाई मैं कोई मेरे को मांग रहा है तो मैं उसको अवॉइड करूं या नहीं। इवन मैंने जाके बात करा, सबसे टाइम मांगा, अपनी जो मेरी जो स्ट्रेंथ थी उसको मैंने बताया कि मैं ये काम करूंगा और डेफिनेटली आपका जो भी पेमेंट देना है वो दूंगा। और इसके लिए मैंने जो भी मेरे पास था अवेलेबल व्हाटएवर, इसके लिए मैं अपनी वाइफ की भी बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि उसने उस पीरियड में इतना अच्छा सपोर्ट किया है कि अपनी ज्वेलरी जो भी था मेरे पास, मैंने सब सेल आउट करके कैसे भी करके एक अपना मेंटेन किया। और धीरे 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 फिर क्या होता है कि जब आपकी नीयत अच्छी है, आपका इंटेंशन अच्छा है, जो पीरियड वो फेस चला गया, वो फेस जाने के बाद एक अच्छा समय वापस से आया। यू रिकवर्ड। हाँ, वो अच्छा समय आया और अच्छी मेरे को कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिले, बेटर बड़े बड़े बिरला ग्रुप मिला और भी कई बड़े ग्रुप्स मेरे को मिले, तो जिसने मुझे काम बढ़ा मेरा, और आईबीसी आया। तो मतलब जो मैंने खोया उससे बहुत ज्यादा फिर मैंने आपने पाया वापस से पा लिया जी। तो ये ही मैं कहना चाहता हूँ सबसे कि जब भी ऐसी परिस्थितियां आए ना, तो घबराने का नहीं होता है, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, उसको आप फेस करो और बहुत पेशेंसली फेस करो जी। जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि जैसे अगर कई बार क्या होता है, लोग उसको नेगेटिविटी में ले जाते हैं कि भाई नहीं यार मैं तो बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं तो वो पूरा खत्म हो जाता है। तो बोलते भी हैं कि परेशानियों में भी या तो कोई तो बिखर जाता है या कोई निखर जाता है, तो एक अपॉर्चुनिटी आती है, वो आपको निखारने के लिए आती है कि वापस आप और जो गलतियां आप कर चुके थे पहले वो अब नहीं करो, वो नहीं दोहराए और उससे सीखे और आगे बढ़ते रहे, नो मैटर कितना अप्स एंड डाउन्स इज पार्ट ऑफ लाइफ सर। तो राइट, तो ये मेरा मतलब पूरा लाइफ का ये जर्नी रहा कि कैसे अप डाउन देखे और कहाँ कहाँ सपोर्ट मिला। फिर आईबीसी में घुसे, आईबीसी में आज 8-9 साल की जर्नी है और इसमें काफी मजा आया। मुझे एक बहुत बड़ा अच्छा केस भी मिला जिसको हैंडल किया मैंने, और मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में बहुत अच्छा केस था जो मैंने हैंडल किया, वो आज तक
वो ऐसा एक्सपीरियंस मैं नहीं समझता किसी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हुआ होगा कि हमने पोंजी स्कीम का केस हैंडल किया। ओके। तो मुंबई में 2 कंपनी हैं जिसमें पब्लिक का 10,000 करोड़ रुपीस का उन्होंने कलेक्ट किया, कलेक्शन ऑफ मनी अगेंस्ट द हॉलीडे प्लान और रिफंड प्लान समथिंग। तो देयर आर 30 lakhs इन्वेस्टर्स आर देयर जिन्होंने अपना पैसा डाला, छोटे छोटे लोग 2,000, 5,000, 10,000। Everybody's money was at stake. हाँ, राइट। तो वो डाला, तो वो केस मेरे पास आया और उस टाइम उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो अपने आप में पहला केस था ऐसा जिसकी कोई प्रेसिडेंट नहीं था कि भाई इसको ऐसे करना है या उसकी कोई गाइडलाइन है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें अपने आप ही उसमें कई तरीके से उसमें नई नई चीजें हमने निकाली, जनरेट किया और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और सुप्रीम कोर्ट के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में लिया, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में वो काम किया और बहुत मजा आया। मतलब उसमें इतना सीखने को मिला, काफी हमने एसेट्स की सेल की, रिकवरी करी, रिकवरी के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो केस का जो एक बेनिफिट मुझे मिला, वो गेन किया, तो वो मेरी स्ट्रेंथ से आया। बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसको बहुत देखा कि भाई ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि अब मेरे को निकालना है इसका टाइम, क्योंकि कहीं प्रिसाइड नहीं है कि ये करना है आपको। करेक्ट करेक्ट। आपको अपना अप्लाई करके कि कैसे इसको करना है, वो एक सोच करके, और वो आपका एक्सपीरियंस जो इस फील्ड में था वो आपके बहुत काम आया। उससे काम आया और वो उसमें बहुत अच्छे से हम उसको हैंडल कर पाए। कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया हमारे वर्क को कि ये बहुत अच्छे से हैंडल हुआ केस, तो काफी बढ़िया रहा ये। तो अदर देन ये करियर जो आप आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या है आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस? मैं थोड़ा उसके बारे में भी पूछना चाहूंगी आपसे देवेंद्र जी। मेरा फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा है। मेरी वाइफ, जैसे मैंने बताया कि हर जगह मुझे सपोर्ट किया, शी इज योर बिगेस्ट सपोर्ट। बिगेस्ट सपोर्ट। बच्चे मेरे जो 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, 2 की शादी हो गई, 1 बेटा छोटा है। और बच्चों का भी उस टाइम जो पीरियड में था कि जो आजकल की अभी हम जनरेशन देखते हैं कि एक होता है ना बच्चों का डिमांडिंग, जिद्दपना, जब ये पीरियड था, जब मेरा जब ये फेस था, तो मेरे दोनों बच्चे जो उस टाइम 2 ही थे, तीसरा नहीं था, उन्होंने भी बहुत मतलब कभी ऐसा अनवांटेड डिमांड नहीं करी और उसको हिसाब से चले, तो उनका भी बहुत अच्छा रहा। मेरे पेरेंट्स का जो है काफी अच्छा रहा। तो एक रिलीजियस, हम लोग क्यों जैन उसमें आते हैं, तो शुरू से मेरा वो जैनिज्म फॉलो किया मैंने। ऑल जो प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म है हमारे, शुरू से रात में नहीं खाना, मतलब रूट वेजिटेबल नहीं खाना, और वो धर्म पे प्रति, साधुओं के प्रति, गुरुओं के प्रति तो एक भाव रहना, मंदिर के दर्शन करना, तो वो एक्टिविटीज में मैं बहुत पार्टिसिपेट करता हूँ। हर सोशल इवेंट में मैं जाता हूँ, वहाँ अपनी प्रेजेंस रहती है, क्योंकि कम्युनिटी में जब हम इन इवेंट्स में जाते हैं तभी हम सबसे अपना पहचान बना पाते हैं। Absolutely. क्योंकि आज हम अहमदाबाद जाके सेटल हुए, बिलोंग्स टू जयपुर, ऑल रिलेटिव्स आर जयपुर। वहाँ पे कौन था हमारा? कोई नहीं था, लेकिन आज पूरा अहमदाबाद कम्युनिटी हमको जानती है। ये काफी अच्छा अचीवमेंट है मेरे लिए कि सोशली, रिलीजियसली हम लोग अच्छा करते हैं जी। साथ साथ में कैरियर के साथ साथ मेरा एक और ये सोचना है कि पैसा तो आप कमा रहे हैं, पैसा कमाने के पीछे आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन साथ साथ आपको आपकी हेल्थ पे और आपके माइंड पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि पैसा कमा के क्या कर लोगे अगर आपकी हेल्थ साथ नहीं देगी? बिल्कुल, हेल्थ साथ नहीं देगी तो कैसे आप उसको यूज करोगे, भोगोगे? हम बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, तो हेल्थ इज वेल्थ, तो उस पे मैंने बहुत फोकस किया शुरू से। मेरे को यही शौक था कि अपने आप को मेंटेन करना है, और शुरू से मैं जब बचपन से था ना, तो मेरे को था, उस टाइम हमारे पास कुछ था नहीं, लेकिन उस टाइम से मेरे दिमाग में थी मुझे अच्छा पहनना है, अच्छा दिखना है, मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, मतलब एक वैसी लाइफ मुझे जीनी है। और वो मैंने सपने जिए, मैंने वो सपने देखे। लोग बोलते हैं क्या सपना देख रहा है, कुछ पता तो है नहीं क्या होने वाला है। मैंने कहा सपना देखना किसका गुनाह थोड़ी है, सपना तो देखना ही है। सपने देखेंगे तभी हम अचीव करेंगे, तभी वो पूरे भी होंगे, तभी हम अचीव करेंगे। तो वो जो होंगे
तो वो जो आपके सपने हैं, आप पॉजिटिवली उसके बारे में रेगुलर थिंकिंग करोगे तो ऑटोमेटिक आपको कुदरत देती है। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे आपको वो चीज मिलती है। मैनिफेस्टेशन, हाँ, इसी तो को कहते हैं। वो मैंने महसूस किया, खुद ने महसूस किया कि आज 5 साल पहले मैंने ऐसा सोचा था, जबकि इसका कहीं ऐसा होगा ही नहीं कि मुझे शायद होगा। करेक्ट। लेकिन इन 5 साल पहले ऐसा सोचा कि मुझे ऐसी चीज चाहिए, मेरे को ऐसा होना चाहिए, मेरे को ये चीज मिलनी चाहिए। लेकिन हो सकता है वो 5-6 साल बाद मेरे को वो मिल ही जाती कहीं ना कहीं से। तो ये ऐसा है, उस टाइम जो एक पैशन था, क्योंकि मेरा जो बेसिक था शुरू से कि मुझे ऐसा अच्छा लगता था, जैसे ग्लैमर वैमर ये सब मुझे बहुत ये अच्छा लगता था कि अच्छा देखना जाना करना ये सब। लेकिन कोई वो शौक उस टाइम हम पूरे नहीं कर सकते थे जी। और इनका समय आएगा जब हम उसको भी करेंगे। आज समय आया है तो अब शायद मैं उसमें उस और भी जा रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि अभी मैंने लास्ट दिल्ली में इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया एक पेजेंट शो में। तो इस एज में आके एक पेजेंट शो में जाना अपने आप में एक अलग ही चीज है, अपने आप एक उपलब्धि है। लेकिन वो मुझे लगा कि भी ठीक है ना, आज मैं अपने लिए तो कुछ तो करूं जो मैंने कभी सोचा कि आज मुझे अचीव करने को मिल रहा है और मैं कर सकता हूँ। अगर मेरे को वो चांस मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं। मैं ये क्यों सोचूं कि मेरा कोई एज थोड़ी है कि मैं इन उसमें डालूं। एज इज जस्ट अ नंबर सर, जैसा कि हम सब कहते हैं, हम जानते हैं। और थोड़ा इस जर्नी के बारे में और बताइए। मैं चाहती हूँ कि दर्शक इससे काफी कुछ सीखे कि ये जो आपकी जर्नी रही है पेजेंट्री से जुड़ी, वो कैसी रही। पेजेंट्री में ऐसा था कि जब लास्ट ईयर में मतलब जब वेल सेटल हो गए अपने काम धंधे में, ठीक है भाई अब तो ठीक है जो भी है, अब कोई ऐसा नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा मैंने अपनी लाइफ में पर्सनल अचीवमेंट क्या किया। पैसा तो सब कमा रहे हैं, अपने प्रोफेशन में सब सेट हो रहे हैं, बिजनेस में सेट हो गए जो बिजनेस में है, कोई प्रोफेशन में अप डाउन, ये तो सबकी लाइफ में है। वो तो सबकी लाइफ में है, कोई किस तरीके से कोई किस तरीके से है। तो कुछ ऐसा अचीवमेंट जो आपको पर्सनली फील करे कि भाई हाँ ये मेरे को खुद को अच्छा लग रहा है, अपने आप को अच्छा लग रहा है। लोगों को तो अच्छा लग रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे को क्या अच्छा लग रहा है तो वो मैं खुद को जीऊं। तो मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा हूँ कि भाई 50 से ऊपर के भी कोई है क्या, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ कर सकते हैं। and you got that platform, right? तो वो मुझे वो कर रहा था, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का वो मुझे पेज मिला, बिल्कुल एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैंने तुरंत अप्लाई किया, उसमें फोन किया, तो वो वहाँ पे मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिली। तो मेरा वो सिलेक्शन भी इन्होंने किया। तो वो सिलेक्शन किया तो वो एक अपने आप में मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसी इवेंट में कभी गए नहीं, कैसे चलना है, रैंप वॉक में क्या करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या राउंड्स होने वाले हैं, तो वो सब पहली बार किया जी। स्टेज का फियर मेरे को कभी नहीं था, क्योंकि स्टेज मैंने स्पीच वगैरह देता रहता हूँ, मतलब जो भी प्रोफेशनली स्पीच देते हैं, तो स्टेज का फियर तो मुझे कभी इतना था नहीं। तो मैंने कहा स्टेज का तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन होता है कि उसमें आपको कैसे प्रेजेंटेबल जाना है। तो वो करा मैंने वहाँ 2-4 दिन का जो भी ट्रेनिंग थी वो मुझे मिली, तो एक अच्छे से बहुत अच्छे से एंजॉय किया उस चीज को। बनना या नहीं बनना वो एक अलग बात है कि आप उस लेवल पे पहुंचे, लेकिन वो जितने भी लोग थे और उसमें हमको एक अच्छा ही सीखने को मिला कुछ, और एक मेंटली सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ आई कैन डू इट, मतलब वो इस तरीके से डेफिनेटली। तो वो मजा आया उसमें। और उसके बाद और भी कई फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी अभी आ रही है मेरे को कि वे अब जैसे आपने एक बार किया है तो कहीं ना कहीं से और भी आपके पास आती है, नेचुरल है। एक बार आप उस फील्ड में जाते हो, आप उस इंडस्ट्री से जुड़ते हो तो आपको तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे को ऐसा मौका मिल रहा है और मौका मिलता है तो क्यों ना करूं, क्यों ना करें, क्यों ना करूं, क्योंकि ये दिस इज समथिंग व्हिच यू वांट टू डू फॉर योरसेल्फ, राइट। मैं क्यों नहीं करूं, अगर मेरे को कोई बोलता है कि आप इस मेरे प्रोडक्ट को मॉडलिंग कर दो तो मैं क्यों नहीं करूं। ऑफ कोर्स अगर वो मेरी डिसेंसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट मेरे को लॉन्च करना है या कुछ करना है तो मैं क्यों ना करूं। तो वो मुझे लगता है कि कल का मतलब मेरे में इतनी कैपेसिटी है और इतनी एबिलिटी है या मेरा प्रेजेंस है जो मैं दिखता हूँ तो लोगों को लग रहा होगा तभी मुझे वो ऑफर कर रहे हैं जी। तो वो एक अच्छा मेंटली सेटिस्फेक्शन मेरे को उसमें मिल रहा है। तो क्या टेक अवे रहा आपके लिए, मतलब आगे आप अपने आप को किस तरह देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में आप और किस मुकाम तक जाना चाहेंगे।
इस इंडस्ट्री में जितना अगर मेरे को जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई विल गो डेफिनेटली। कोई ऐसे सेलिब्रिटीज के रूप में या किसी भी तरीके से होता है तो आई विल डेफिनेटली गो। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब इस एज में आके मैंने वो एक्चुअली ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपडेट रहें हर चीज से। बिल्कुल। अगर आप किसी चीज से अपडेट नहीं रहेंगे तो आप आउट हो जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, एजुकेशन हो, तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो जैसे आज टाइम चेंज हो रहा है, चेंजिंग डेली कंपटीशन है आपके सामने, इज वेरी नॉट इजी टू गेट समथिंग। तो वो सोशल मीडिया का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, एआई का जमाना है। तो आप उससे फेमिलियर हो, उसका यूज करो, उसमें आप कैसे आप अपने आप को और ज्यादा प्रोग्रेसिव कर सकते हो। तो मैं अपने आप को बहुत ये मानता हूँ कि मैं बहुत औरों से बहुत अलग हूँ। जो मेरी एज के लोग हैं, मैं मिलता हूँ प्रोफेशन में, तो वो भी इतना यूज नहीं कर पाते जितना मैं उन चीजों को बहुत अच्छी तरह एडॉप्ट कर लेता हूँ, तुरंत एडॉप्ट करता हूँ। और मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि भाई करना ही पड़ेगा, आज का जो जमाना है उस हिसाब से हमें चलना है। AI is future, AI is contributing in every field. हमें चलना ही है उसके आगे। बिल्कुल। और उससे अगर हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी, तो क्यों नहीं करना है? Why not? करना है जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, सेटिस्फेक्शन हो रहा है। पैसा इज डिफरेंट, पैसा एक आपका अलग चीज है, पैसा कमाने का ऑब्जेक्ट अलग है। और वो मुझे कोई अब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पैसे कमाने के लिए ये काम करना है। जैसे आज हम देखते हैं अमिताभ बच्चन को, इनको देखते हैं, अब अभी उसको क्या जरूरत है पैसा कमाने की? ऐसा नहीं है ना, लेकिन कर रहे हैं वो काम अभी भी इस एज में भी आके। या जो कौन बनेगा करोड़पति का शो चल रहा है 80 इयर्स की एज में, तो वो पैशन आपका एक वो है। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ अभी मैंने अमिताभ जी की बात करी तो उनके जीवन से भी मैंने बहुत सीखा, क्योंकि उन्होंने भी एक पीरियड ऐसा फेस किया था जब वो पूरा डूब गए थे। कोई उनको मतलब वो मतलब इतनी उनकी प्रॉब्लम हो गई थी कंपनीज में, तो उन्होंने भी अपने प्रोफेशन को ही इस तरीके से आगे किया कि उस प्रोफेशन से ही वो बाहर निकल गए। अपनी जो उनकी एबिलिटी थी, उसी टाइम पे केबीसी मिला उनको, तो केबीसी को वो उनका टर्निंग पॉइंट था। तो वो उनका टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। तो ऐसी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती है, तो अपने को कभी ये नहीं सोचना है कि फेस ऐसा आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आप कर सकते हो। फेस तो ठीक है, आया गया, सुबह है तो दिन है, तो रात भी होने वाली है, रात है तो दिन भी होने वाला है। तो और वक्त बदलेगा सर, वो कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए उसमें घबराने का नहीं। जहाँ पेशेंस आपने लूज कर दिया, अपनी हिम्मत हार दी, वहां सब गड़बड़ है। अच्छा, आज के यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देवेंद्र जी? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि एक तो आप कभी भी नेगेटिव ना सोचें, हमेशा लाइफ में हर चीज को पॉजिटिवली लें कि जो है उसको मुझे एक्सेप्ट करना है और उसको उस हिसाब से जीना है। आगे के लिए, अच्छे के लिए मुझे कोशिश करते रहना है, छोड़ना नहीं है कोशिश। मतलब बहुत से लोग घबरा जाते हैं, यार ये नहीं हो रहा, छोड़ो, नहीं करना है, मैं तो मेरा ये हो ही नहीं रहा है, मतलब उसको एक नेगेटिविटी फील होती है, तो वो फिर वो होगा भी नहीं। लेकिन आप जब सोचोगे, ठान लोगे कि नहीं मुझे करना है, तो वो पक्का होगा, वो अपने टाइम पे होगा। सबके समय के हिसाब से ही वो काम होता है, तो वो काम पे होगा। तो वो एक रखिए, पेशेंसली सब चीज को हैंडल करें, जल्दबाजी ना करें, पेशेंसली करें, ध्यान, मतलब वही मैं बोलना चाहूंगा। और सबसे बड़ा इंटेंशन, अपना जो इंटेंशन है वो अच्छा रखें। कभी भी ये इंटेंशन न रखें कि किसी को अपन को परेशान करना है, किसी को दुख पहुंचाना है, क्योंकि वो एक इंटेंशन जो होता है ना, वो कुदरत आपकी हेल्प करती है अगर आपका इंटेंशन अच्छा है। वेरी ट्रू। अगर आपका इंटेंशन बेकार है कि नहीं ये ठीक है, मैं अब जैसे मेरा जैसे अपॉर्चुनिटी आई, मेरा इंटेंशन खराब होता है कि नहीं नहीं मेरे को तो क्या देना है पैसा, छोड़ो ना, अपना तो अपना ही नहीं, क्या है, डूब गया। लेकिन मैंने वो इंटेंशन नहीं छोड़ा था। मैंने कहा मुझे चाहे किसी ने एक पैसा भी, 1 रुपया भी दिया तो मुझे वो वापस करना है। मुझे, मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर था और उसीलिए मैं कभी किसी कॉल को अवॉइड नहीं किया, कभी किसी को बल्कि खुद जाके प्रेजेंस मिलता था, समझाता था, अपने आप को प्रेजेंट करता था कि मैं कैसे बाहर आऊंगा, मुझे टाइम चाहिए। टाइम मिलता है, आप अगर अच्छे इंटेंशन से जाएंगे तो सब कुछ होता है, लेकिन आपको क्लियर होना पड़ेगा अपनी टर्म्स में। आपको सामने वाले को क्लैरिटी भी देनी पड़ेगी कि आप हो, वक्त लग रहा है लेकिन होगा, बस होगा, काम वो होगा। एक बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। कमिटमेंट, और एक कमिटमेंट की जो वैल्यू होती है ना, वो एक बहुत जरूरी होता है।
लोग झूठा कमिटमेंट दे देते हैं, True. कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, 2 महीने में। वो देने का जरूरत नहीं है आपको कमिटमेंट, आप बोलो ना, क्लियर बोलो, सही बात जो है, है वो फैक्ट में जो आओ। है वो फैक्ट है। हाँ। और अगर फैक्ट आप जितने अच्छे से रखेंगे, हाँ। आपके इंटेंशन सामने वाले के सामने सामने क्लैरिटी से रखेंगे, तो फिर वो भी तो समझ रहा है ना, बिल्कुल सही वो है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेगा। सही है। अब जैसा कि आपने कहा कि आपने किसी का फोन कॉल अवॉइड नहीं किया, हाँ। तो ये दिखाता है आपका पॉजिटिव इंटेंशन, दैट यू वर देयर फॉर देम। हाँ, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर लोग फोन बंद ही कर देते हैं, स्विच ऑफ नेगेटिव कर हो देते जाते हैं, उस चीज को अवॉइड करते हैं, उससे बचते हैं। लेकिन आपने उनको जाके समझाया, आपने टाइम बाय किया, क्योंकि यही सही तरीका है। यही सही तरीका है, और इससे आप बाहर भी आएंगे, वो भी हेल्प करेंगे। बिल्कुल तो जेन्युइननेस दिखनी चाहिए, आपके बिल्कुल। इंटेंशन में जेन्युइननेस नजर आना चाहिए, बिल्कुल। वो एक सबसे बड़ा है। तो वो पॉजिटिवली आप हैंडल करेंगे ना, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। ट्रू। सब चीजों को आप पॉजिटिवली जाएंगे, इंटेंशंस गुड इंटेंशन से जाएंगे, तो सब चीज अच्छे से होगी। मेरा यही मानना है लाइफ में। बहुत सही बात बोली है यहाँ देवेंद्र जी ने कि आपका इंटेंशन जितना पॉजिटिव होगा, जितनी क्लैरिटी से आप अपनी बात रखेंगे, अपने अप्रोच में वो चीज बताएंगे, तो चीजें होंगी। वक्त लग सकता है, कभी कभी वक्त ही तो है जो कि ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब सही वक्त आता है तो सब काम सही हो जाते हैं। राइट, यस, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली देवेंद्र जी। आपकी वाइफ के बारे में थोड़ा और सुनना चाहूंगी कि किस तरह से आपने उनको ऑलरेडी इतनी क्रेडिट्स दे दिए हैं देवेंद्र जी की, शी इज योर सपोर्ट सिस्टम, बट आपका जो रूटीन रहता है, जो कि अभी वाला जो है, जहाँ आप एजेंट्री में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें उनका क्या रोल रहता है? वाइफ के बारे में बोलना चाहूंगा कि हमारी शादी तो क्या है, बहुत जल्दी हो गई थी। जब मैं हार्डली 22 था, वो 21 थी, और इतने अप्स डाउन में हमेशा मेरा साथ दिया, हर जगह साथ में दिया। इतनी प्रॉब्लम्स आई, उसको भी बहुत अच्छे से फेस हमने किया। इवन इसमें मतलब ये काबिले तारीफ है कि लेडीज अपनी ज्वेलरी वगैरह सब दे दें जी, मतलब एक उसको बाहर आने के लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात की बात घर की बात घर में, आउट नहीं। इवन मेरे पेरेंट्स को, हमारे किसी रिलेटिव्स को, उनके पेरेंट्स को, उनके जो मेरे ससुराल है, मतलब उसके पियर में कभी कोई बात कभी आज तक नहीं बोला कि भाई हमें ये तकलीफ है। हमने किसी को जाके नहीं बोला कि भाई ये मेरी तकलीफ है। तकलीफ अगर मैं दुनिया को सुनाऊंगा ना, तो दुनिया मेरा मजाक ही उड़ाएगी, हेल्प करने कोई नहीं आने वाला है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये मेरे को पहले दिन से क्लियर था, ये फैक्ट है सर, कि मैं अपनी तकलीफ का रोना रहूंगा ना, तो 90% लोग तो आपको बेवकूफ मानेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, they will make fun of it। 10% लोग में ऐसे होंगे जो 5-7% थोड़ा है, जो हेल्प कुछ नहीं कर पाएंगे। एक आधी % कुछ लोग होते हैं जो कुछ आपका भाई ठीक है, भाई वो ठीक है, वो एक होते हैं। तो बाकी तो कभी भी तकलीफ का रोना ही नहीं है किसी के सामने। हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। वो एक बहुत अच्छी जो इस तरीके से मुझे सपोर्ट मिला। और मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मतलब मैं शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है, मोस्टली मेरा काम बाहर ही रहा है। मैं जिस सिटी में रहा हूँ उससे मुझे बाहर ही जाना पड़ता है हमेशा। जी। जब मैं इंदौर रहता था तब भी मेरे मुंबई के चक्कर लगते थे, और सूरत था, अहमदाबाद आता था। अहमदाबाद हो तो अभी मैं रुकता ही नहीं हूँ, वीक में 2 दिन 3 दिन घर पे रहता हूँ मुश्किल से। तो जो पीछे से पूरी फैमिली को संभालना, बच्चों को संभालना, उनकी टेक केयर करना, पूरा एक जो एक घर को संभालना, वो एक बहुत बड़ा काम होता है। एक स्त्री के लिए एक बहुत बड़ा काम होता है। हम उसको इजीली ले लेते हैं, लेकिन वो एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। क्योंकि अगर वो काम वो नहीं संभालेंगे तो आप कैसे मूवमेंट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे आगे जा सकते हो। तो वो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उसको, कि मतलब जिस तरीके से घर को संभाला है। जो भी है, तकलीफें आई घर में पीछे से, कई बार तो मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो गई बच्चों के साथ, मतलब कभी कोई बीमार हो गया, कहीं उनको कहीं डिस्टर्ब नहीं हो, काम में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा कभी मेरे को कई बार फोन भी नहीं किया है। तो मतलब तो उसके लिए जो इस फैमिली सपोर्ट सिस्टम है ना, ये आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है हमेशा। बिल्कुल सही बोला है। और मैं यही कहना चाहूंगा हर की फैमिली में ठीक है, कुछ ना कुछ सब में 2 जने होंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपका मिसमैच होगा, विचारों में कहीं ना कहीं मतभेद होगा, लेकिन
उसको नजरअंदाज करके आप अच्छी चीजों को ग्रहण करो, अच्छी चीजें देखो कि मेरे को उससे मिल क्या रहा मिल है, क्या रहा है, तो वो Very अच्छी true. चीजें लो, बाकी तो जाने दो ना, लेट गो। और लेट गो करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीजें अपने आप ही चली जाएंगी बिल्कुल और वो बिल्कुल आप सब चीज ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। एब्सोल्युटली। आपका जो ये डेडिकेशन है और आपने जो ये पूरी जो क्रेडिट आपने अपने लाइफ पार्टनर को दी है, आई थिंक सबको सीखना चाहिए इससे, सबको सीखना चाहिए। एक चीज और पूछूंगी मैं यहाँ पे कि आप ऑथर भी हैं, राइट? हाँ, आपने बुक लिखी है, यस। तो क्यों ना थोड़ा उसके बारे में भी बातचीत हो जाए। मैंने 2 बुक लिखी है। एक बुक तो मेरी पूरी प्रोफेशनल, जो मैंने इंसॉल्वेंसी में केसेस हैंडल किए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इंसॉल्वेंट ऑफिसर रहा। जो स्टार्टिंग में ही आईबीसी आया था तो मैं फर्स्ट 10 में ही था, जी। तो मेरे को कई नए नए केस मिले और उसमें बहुत एक्सपीरियंस गेन किया और ऐसी ऐसी चीजें, नई नई चीजें डेवलप की जो बाद में लॉ का रूप लिया उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पहले प्रेसिडेंट नहीं थे। हमने जी। प्रैक्टिकली उसको हैंडल किया, सिचुएशन को डिस्कस किया अथॉरिटीज से, तो बाकी जाके वो इम्प्लीमेंट हुए। तो उसके बारे में पूरा मैंने एक बुक लिखा था 2018 में। और उसके बाद अभी मैंने एक बुक कंप्लीट किया है, लॉन्चिंग मेरा अभी जनवरी में मैं करूंगा उसका। वो मेरा पूरा लाइफ जर्नी है कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का जो मेरा लाइफ का स्टोरी है उसमें, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एज वेल एज माय पर्सनल, क्या अप्स डाउन देखे, कैसे मैं बाहर आया, किस तरीके से हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व किए, फैमिली लाइफ क्या है, तो वो मैंने पूरा वो अपनी जर्नी का उसमें डिफाइन किया है और जल्दी उसको लॉन्च करने वाला हूँ उसको, बुक को। और मेरा उसमें ये भी है कि उस बुक के बेसिस पे मेरे को कुछ, क्योंकि मेरे कुछ 2-3 स्टोरी ऐसी हुई है वो शायद हमने डिस्कस भी नहीं करी, कि इंसॉल्वेंसी के जो मैं पोंजी स्कीम का केस बोल रहा था, उसमें एक ऐसी चीज भी हुई मेरे साथ जो एक अलग ही वो ड्रामेटिक व्यू आ जाता है उसमें कि मेरा वहाँ पे केस हैंडल करते टाइम, क्योंकि इन्वेस्टर्स इतने एग्रेसिव थे, तो उस टाइम मेरा किडनैप भी हुआ मुंबई में। तो वो 2 दिन इतना हेरेसमेंट के लिए था मेरा, पूरा 24 आवर्स में उनके उसमें रहा कस्टडी में। और मतलब एक होता ना मेंटली कि, लेकिन वो सिचुएशन भी ऐसी थी कि जिसको मैंने ट्रॉमा से गुजरे आप, लेकिन उसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से किया, बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल किया। उसका ये हुआ कि जैसे ही वो उन्होंने लिया तो उस टाइम पे एकदम से मैं भी शॉक्ड हो गया कि भी क्या हुआ मेरे साथ। एकदम से मैं तो सड़क पे जा रहा था और एकदम से उठा के गाड़ी में डाल दिया मुझे जी। तो वो जब हुआ तो मैंने कहा अब ये सिचुएशन है, मैं भाग तो सकता नहीं इससे, बिल्कुल भाग तो सकता नहीं हूँ। तो मैंने उनको ही कन्विंस करने की कोशिश करी, भाई मैं तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ, तुम लोगों का पैसा डूबा हुआ, इसीलिए कोर्ट ने मुझे अपॉइंट किया है, तो धीरे धीरे इस मैटर सॉल्व होगा, ये होगा। काफी उनको कन्विंसिंग किया मैंने, फिर भी वो बोले नहीं हमको तो इससे बात करनी है, पैसा तो आप निकलवा ही दो। तो उन्होंने ऐसा नहीं, मुझे कोई बहुत ज्यादा टॉर्चर नहीं किया, लेकिन एक किडनैपिंग एक अपने आप में एक मेंटली टॉर्चर तो है ही, क्राइम तो है ही सर, मेंटली टॉर्चर तो है ही। और मेंटल टॉर्चर जो है वो तो है ही। आप जब गायब हो गए तो पीछे से क्या हाल हुआ होगा सबका, आपकी फैमिली सबका बहुत बुरा हाल हो गया, कहाँ गए क्या हो गया। वो फिर बाद में तो सब सीसीटीवी से सब कैमरा पता लग गया, मुंबई पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन लेके और मेरे को मुंबई से लेके नासिक तक ले गए थे, नासिक के किसी फार्म हाउस में रखा। तो ऐसे कई ड्रामेटिक सिचुएशन भी मेरी लाइफ में आई, तो वो सब मैंने उस बुक में लिखा है। और मेरे को 1-2 लोगों के ऑफर भी आए कि आपको तो इसमें मूवी बनानी चाहिए। मैं अभी वही बोलने वाली थी, आपने ना मेरी मतलब यू टुक अवे द वर्ड्स फ्रॉम माय माउथ, बट यस, आपकी जो लाइफ जर्नी है ना देवेंद्र जी, सच में इसमें फिल्म तो जरूर बननी चाहिए। तो वो उस पे भी मैं सोच रहा हूँ कि शायद कुछ करूंगा उसके लिए, फिल्म नहीं तो वेब सीरीज या कुछ इस टाइप से बनाऊंगा। मैंने उसका स्टोरी राइट भी कराया। ओह वेरी नाइस। रंगनाथन करके कोई स्टोरी राइटर हैं जो क्राइम पेट्रोल की स्टोरी लिखते हैं, जी। तो उन्होंने मेरा पूरा स्टोरी राइट भी किया उसका पूरा ड्रामेटिक। तो आप तो बिल्कुल रेडी है फॉर अ मूवी शूट। That's so nice to hear। क्योंकि मूवीज की बात हो रही है तो मैं अपनी मूवी की बात ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको पता ही है कि अभी जैसे शॉर्ट फिल्म रिलीज किया है जी, अल्फा नानू, और अब वो OTTs पे आ चुकी है, लाइक शॉर्ट फंडली पे है, वो अवेलेबल है, OTT प्ले पर है, जो सब्सक्रिप्शन बेसिस पर वो अवेलेबल है। इसके अलावा और भी बहुत सी OTTs पे आई है, ब्रायो टीवी, BCI नीट
एंड एबीसी टॉकीज और जियो सेट टॉप बॉक्स पर भी ये फिल्म अवेलेबल है। आने वाले टाइम में 2 और ओटीटी पे हम काम कर रहे हैं और वो भी रिलीज होगी। तो जैसा इसके अलावा और भी फिल्म ला रहे हैं? बिल्कुल, ऑल दो स्टोरीज मेरे पास रेडी है जिसपे मैं बहुत जल्द काम शुरू कर रही हूँ, और अगर आप चाहें तो हम साथ में भी काम कर सकते हैं। डेफिनेटली, मैं तो चाहता हूँ कि कोई ऐसा मेरे को मिले तो ये मैं सोचा है कि उस पे भी एक फिल्म बनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बना सकते हैं उस पे। आप टाइम निकालिए, हमारी टीम रेडी है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि जिस तरह की आपने इनसाइट्स आज हमारे पॉडकास्ट में दिए हैं वो काबिले तारीफ है। वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इतना पॉजिटिव होना किसी इंसान के लिए एक मिरेकल से कम नहीं है, जो इतना कुछ झेल कर भी आज स्माइल कर रहे हैं। और आप जिस तरह की फिटनेस की भी बातें कर रहे हैं, ये भी मुझे लेना पड़ेगा कि उसके लिए आप क्या करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि डेफिनेटली आपने बोला हेल्थ इज वेल्थ, तो थोड़ा दर्शकों को उसके बारे में बता दीजिए कि यूथ को फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आप एक बार बताइए। फिट रहने के लिए ये कि अपने आप पे कंट्रोल, ओनली कंट्रोल। और कंट्रोल आपके आएगा आपकी नेचर से। मेनली आप मेडिटेशन करो, आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, क्योंकि हर चीज माइंड से है। राइट, आपका बॉडी का जो भी सिग्नल्स है वो सब माइंड से है। वेरी ट्रू। अब जैनिज्म में तो मैं अपने गुरुओं को भी बहुत मानता हूँ, जैसे हमारे गुरु जी हैं, प्रसन्न सागर जी हैं, और भी जैन गुरु हैं। तो उनको मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ, उनके दर्शन के लिए जाता हूँ, उनके काफी भक्त जैसे हम हैं। तो जब उनकी चर्या को हम देखते हैं, जैन मुनि की चर्या को, तो उनकी चर्या ऐसी है कि हमारे दिगंबर जैन मुनि दिन में एक बार भोजन करते हैं, दिन में एक बार, वो भी खड़े खड़े करते हैं। और उसी टाइम खाना पीना जो भी कुछ कर लेना है वो एक ही टाइम होता है 24 आवर्स में। और उसमें भी वो एक सोच करके निकलते हैं कि ऐसा चीज दिखेगा, उस श्रावक के घर में ही मेरा भोजन होगा। कुछ भी सोच के निकलेगा कि वो चीज दिखेगी, या वो लेके खड़ा होगा, या जो आखिरी बोलते हैं हमारे वहां उसमें, तो वो मिलेगी तो मैं वहां पे नहीं, अगर वो नहीं मिलती तो उस दिन उनका उपवास हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे होगा। तो वो इतना, और हमारे गुरुजी ने तो 557 दिन का तप किया पहाड़ में, सम्मे शिखर के पहाड़ में रह के, गुफा में रह के 557 दिन, जिसमें केवल 61 दिन पारना हुआ एक टाइम, वो भी पानी का पारना होता था, क्योंकि आप इतना उपवास 15-15 दिन के उपवास के बाद पारना करोगे तो आप क्या ले पाओगे, कुछ नहीं ले पाओगे, बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो उन्होंने इतनी मेहनत और मौन रह के वो इतनी बड़ी तपस्या उन्होंने कर डाली। साइंटिस्ट जो बड़े बड़े डॉक्टर्स आश्चर्य करें कि ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल। तो वो हमारे धर्म में तो ऑलरेडी है ही रिलीजियस। मैंने 10 दिन के उपवास भी किए हैं, 10 days विदाउट एनीथिंग, नॉट इवन वाटर, जो हम 10 लक्षण पर पर्यूषण पर बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो मैंने 2 बार किए हैं, 10 विदाउट वाटर, राइट? वाटर रखते हैं, में से एक दिन में एक बार लेने का रखते हैं, हमारे यहाँ सिस्टम है, लेकिन वो पिया नहीं जाता है। आपके 1 या 2 दिन 1-2 गिलास पीने में आता है, लेकिन बाद में तो फिर वो पीने में आता ही नहीं, क्योंकि वो कुल्ला ही होता है, बस इतना ही होता है पानी। तो वो 10 दिन तक वो मैंने किया हुआ है। तो वो एक कंट्रोल, तो उससे जो आपका जो आत्मबल है ना, वो एक बढ़ता है। ट्रू। तो वो बढ़ता है, तो धीरे धीरे आपका वो ऑटोमेटिक कुछ चीजें भी ऐसी होती है कि आप अपने आप को फिर एक खुद का ललक, खुद की एक आपकी सोच कि मुझे अच्छा दिखना है। तो अच्छा कब दिखोगे, जब फिट रहोगे तभी आप अच्छा देख पाओगे। आपके पास जो आप कपड़ा पहनो, कुछ भी पहनो, तो वो खिलना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए दूसरों को, तो वो तभी लगेगा जब आपकी बॉडी उस हिसाब से होगी। तो वो एक खुद की इच्छा शक्ति है, आपकी खुद की विल पावर है कि मुझे ऐसा रहना है। तो वो कोई भी हो वो बहुत अच्छे इजीली अचीव कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो ऐसा डाइट करना है, यही लेना है, वही लेना है, ऐसा कोई नहीं। सबकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है, किसी को कोई सूट करता है, किसी को क्या चीज सूट करती है। मैं बोलूं कि मैं ये चीज ले रहा हूँ, तो आप भी बोलो, जरूरी नहीं वो आपको सूट करे। एग्रीड, जरूरी नहीं, वो आपको रिएक्शन भी कर सकते हैं। बॉडी टाइप अलग है सर। तो बॉडी टाइप तो जो आपकी बॉडी को अच्छा फील कराए, आपको खुद को अच्छा फील हो, वो डाइट, वो मन का कंट्रोल करके, वो डाइट कंट्रोल करके आप कोई भी कर सकता है। किसी को देख के करना कि वो ये ले रहा है तो मैं भी ये ले लूं, उससे नहीं होने वाला है। ट्रू, अग्रीड।
बिल्कुल सही कहा आपने। बॉडी एक्सेप्ट करनी चाहिए आपकी। बिल्कुल, आपको उसमें मजा भी आना हाँ। चाहिए, और आप वो अगर रूटीन बना रहे हैं तो आप उसको कंसिस्टेंट भी तो रखना जरूरी कंसिस्टेंट, है ना। और कंसिस्टेंसी तो हर जगह है ना, एवरीवेयर इज कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी इन पेशेंट, रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता है। राइट, रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा आपको कि भाई मुझे ये टारगेट है, मुझे रिजल्ट अचीव करना है, तो वो रिजल्ट आपको उसकी कंसिस्टेंसी लगातार आपको करना पड़ेगा। लोग बोले मैं महीने भर में बॉडी बना लूं, महीने भर में पतला हो जाऊं, वो कुछ नहीं होता है। वो तो जितना महीने में आप क्रैश करोगे उतने दूसरे महीने में आप वापस डबल हो जाएंगे। राइट, तो रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बोला आपने। तो हम बात कर रहे हैं देवेंद्र जैन जी से, और इनकी बातें सुन के मैं खुद इतना मोटिवेट हो गई हूँ, क्योंकि इनकी जो परसिवियरेंस है, इनका जो कंसिस्टेंसी है, इनकी जो पॉजिटिविटी है, वो अपने आप में एक स्टोरी है। एंड मुझे ये यकीन है कि आप अपने ऊपर एक फिल्म जरूर बनाएंगे। जरूर बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। तो और सोचा है तो वो होगा भी, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम सब मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ। हम हमारे ड्रीम्स जो है बेसिकली वो मैनिफेस्टेशन का ही एक हिस्सा है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है देवेंद्र जी। एंड हम चाहेंगे कि आप और आगे बढ़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ और भी पॉडकास्ट में आइए। और मुझे लगता है कि काफी ऐसे टॉपिक्स है जिसपे हम अभी तक डिटेल में बात नहीं किए हैं, लेकिन हम कर सकते हैं। Yes. तो मे बी अगला पॉडकास्ट हम उस पर कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वेलकम देवेंद्र जी। विद दैट वी विल हम इनसे लेंगे इजाजत, और आप हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए, अपने सुझाव दीजिए, फीडबैक दीजिए कि हम और किस तरह के कंटेंट आपके लिए लेकर आए। थैंक यू।